हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 11 है क्विक रिवीजन सीरीज़ का। और इस लेक्चर में हम बायो एनर्जेटिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था, आज हम सेल्यूलर रेस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सेल्यूलर रेस्पायरेशन? इट्स अ रेडॉक्स प्रोसेस। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस था, इसी तरह से सेल्यूलर रेस्पायरेशन एक रेडॉक्स प्रोसेस है। मतलब इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी की प्रोडक्शन होती है जो कि एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी को चाहिए एटीपी। तो ग्लूकोज एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक डाउन करके इसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। सेल्युलर रेस्पायरेशन में बी एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो कंडीशंस और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हुए सेल्यूलर रेस्पायरेशन एरोबिक भी हो सकती है, मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जहाँ पर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। लेकिन सेल्यूलर रेस्पायरेशन का दूसरा टाइप एनएरोबिक रेस्पायरेशन है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है और इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन इस कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं और ये बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है। अब इसके दो टाइप्स हैं फर्मेंटेशन के। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टेट बनता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है, इस तरह से। उसके बाद एरोबिक रेस्पायरेशन है, और एरोबिक रेस्पायरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। साथ में पायरुवेट जो ग्लूकोज से बनता है, ये पायरुवेट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो दोनों एरोबिक रेस्पायरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो, दोनों के अंदर फर्स्ट स्टेप होगा ग्लूकोज को तोड़ना, क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ही एनर्जी को रिलीज़ करना है। एनएरोबिक में भी ग्लूकोज टूटता है और एरोबिक में भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये दोनों में कॉमन है। एरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है और एनएरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। दोनों का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस? इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एक एनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब इस ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, एनएरोबिक प्रोसेस है। और इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुवेट या फिर इसे पायरुविक एसिड कहते हैं, ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बगैर ये सारी सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें सीरीज़ ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो हर स्टेप पे इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते जाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। अब इसके दो फेज़ हैं, प्रिपरेटरी फेज़ एंड ऑक्सीडेटिव फेज़। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में ही पायरुवेट बन जाता है। उसके बाद ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होगा फॉर फर्दर रेस्पायरेशन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पायरेशन होती है, जहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। अब ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, तो अब दो फेजेस में होगा, प्रिपरेटरी फेज़ एंड ऑक्सीडेटिव फेज़। प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होगा कि ग्लूकोज इज़ फास्फोराइलेटेड ट्वाइस। ग्लूकोज दो बार इसको फास्फोराइलेट किया जाता है, मतलब कि एक एटीपी आएगा जो इसको फास्फेट प्रोवाइड करेगा, इसमें से फास्फेट ऐड करेगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और दोबारा से यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी यहाँ पर, और ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद दोबारा एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे फास्फोराइलेशन होगी, जिसकी वजह से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिपरेटरी फेज चलता है, फार्मिंग फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट विच स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, लेकिन वो भी बाद में चल के इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कह सकते हैं। तो दो मॉलिक्यूल ये बन जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और यहाँ पर ये प्रिपरेटरी फेज़ जो है ये ख़त्म होता है।
उसके बाद यहाँ पर दूसरा फेज़ आता है ऑक्सीडेटिव फेज़। फास्फोराइलेटेड ट्रायोज जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, अब इसको ऑक्सीडाइज़ किया जाएगा टू प्रोड्यूस पायरुवेट। तो यहाँ पर बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह से ये कन्वर्ट होता जाएगा अलग अलग कंपाउंड्स में। अलग अलग एंजाइम्स इनको अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ग्लिसरेट में, और उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर आइसोमेरिज्म होगी, और उसके बाद फास्फोइनोल पायरुवेट PEP बन जाएगा। तो ये इसे फास्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं। अब देखें यहाँ पर 2 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हुए और 2 यहाँ पर, तो टोटल 4 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। और यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज़ में 2 ATP यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 ATP यूज़ हो रहे हैं और वहाँ पर 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। साथ में इसमें 2 NAD प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 NADH जो है ये भी प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको भी आगे ATP में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या किया कि प्रिपरेटरी फेज़ में 2 ATP यूज़ हुए, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज़ में 4 ATP प्रोड्यूस हुए और 2 NADH प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का फेज़ है, ऑक्सीडेटिव फेज़ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे, वो या तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। अगर वो ग्लाइकोलाइसिस बैक्टीरिया के अंदर हुई है तो फिर यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा लैक्टेट में, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। तो इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 टाइप की रेस्पिरेशन आती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अब जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, रीजनरेटिंग NADH, और यहाँ पर NADH रीजनरेट हो जाएगा। मतलब किस तरह से, इसको हम यहाँ पे देख, ये लैक्टेट पाथवे है, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो इसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लूकोज से 2 ATP बने और 2 NADH बन गए, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपको दिख रहा है। अब 2 ATP इसलिए क्योंकि टोटल 4 बने थे, और 4 में से 2 तो यूटिलाइज हो गए प्रिपरेटरी फेज़ में, तो टोटल जो नेट गेन है वो 2 ATPs का है। अब 2 पायरुवेट बन गए, ये आपको ग्लाइकोलाइसिस दिख रहा है जो पहले हम पीछे हमने पढ़ा। अब उसके बाद ये पायरुवेट अगर लैक्टिक एसिड पाथवे में जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 लैक्टेट में या फिर 2 लैक्टिक एसिड में। तो जब ये 2 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो दोबारा से ये 2 NADH को यूज़ करेगा, 2 NADH को यहाँ पर यूटिलाइज़ करेगा, और ये NADH ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और यहाँ पर 2 NAD प्लस बन जाएंगे, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH यूज़ हुए प्रोड्यूस हुए थे, वो यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में वो यूज़ हो गए। तो यहाँ पर दोबारा से ये वाली जो था NADH, अभी हमें नेट गेन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वही दोबारा यूज़ हो गए। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एक्चुअली ह्यूमंस के अंदर होती है, इंसान के अंदर होती है, मसल सेल के अंदर। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से बनता है। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड के अंदर, और उसके बाद उसमें से इथेनॉल बन जाता है, मतलब एक अल्कोहल बन जाता है। तो इथेनॉल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है और साथ में NADH भी रीजनरेट हो जाता है, मतलब इसको फिर से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये यीस्ट के अंदर ये वाला पाथवे होता है। अब इसको देखें यहाँ पर इथेनॉल पाथवे, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है। पहले ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP प्रोड्यूस हुए नेट और 2 NADH प्रोड्यूस हुए। तो अब ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज़ हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी तो फिर 2 एसिटल्डिहाइड बन जाएंगे। अब एसिटल्डिहाइड क्या करेंगे कि यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे इथेनॉल के अंदर, ये NADH को रीजनरेट करके। तो यहाँ पर 2 NAD रीजनरेट हो जाएंगे और ये 2 NADH थे, ये इसमें यूटिलाइज़ हो गए। तो 2 हमारे पास इथेनॉल के मॉलिक्यूल हमारे पास बन चुके हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कितनी एनर्जी मिली है इस ऑर्गेनिज़म को जिसने इथेनॉल वाला पाथवे चुना या लैक्टिक एसिड, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितनी ATPs गिवन है। अब देखें, ग्लूकोज तो यूज़ हो गया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, 2 पायरुवेट बने, उसमें दोनों में से 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल बन गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे काम की नहीं है, इथेनॉल ये भी काम का नहीं है, ये तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। सिर्फ 2 ATPs यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस हुई थी, तो वो 2 ATP नेट गेन है इथेनॉल पाथवे का।
इसी तरह से लैक्टिक एसिड का भी 2 ATP नेट गेन है, और जो NADH था इससे इससे आगे चल के ATP बन सकते थे, लेकिन ये भी यहाँ पर यूटिलाइज हो गया। तो अब सिर्फ 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से ये इक्वेशंस आपको दी हुई हैं यहाँ पर बुक के अंदर, ये आप यहाँ पे देख लें, ये NADH2 यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर NAD लिखा हुआ है लेकिन ये H जो है वो इसके प्लस में होता है, तो NADH2 है। अब पायरुवेट इसमें यूज़ होंगे, लैक्टेट बन जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, जबकि अल्कोहलिक में पहले क्या बनेगा, एसिटाइल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, इसे हम एसिटाइल कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ हो जाएगी, दोबारा ये एसिटाइल कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन में, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, वो एरोबिक पाथवे में जाएगा, तो फिर वो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा। तो ये 2 स्टेप हैं जो एरोबिक पाथवे के अंदर आते हैं। अब इसीलिए इंसान के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। एक है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ते हैं। तो क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जिसमें ATP की जनरेशन होती है फ्रॉम पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो पायरुवेट के मॉलिक्यूल इंटर होते हैं क्रेब्स साइकिल में, और इसमें हमें ATP भी यहाँ पे मिलती है, और साथ में NADH, FADH2, NADH2 ऐसे कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं जो आगे चल के ज़्यादा ATP प्रोड्यूस करके देते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो अब क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले पायरुवेट के अंदर एक चीज़ होती है कि ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। अब इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब देखें, ग्लाइकोलाइसिस हुई है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से वो इंटर होने जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब 2 पायरुवेट इंटर होने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ होते हैं और 2 NADH2 बन जाते हैं। तो यहाँ पर 2 NADH2 बन गए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गए, और जो पायरुवेट था वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। उसके बाद ये इंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने जा रही है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर होता है एक पूरी साइक्लिक रिएक्शंस के अंदर, एक पूरी सीरीज़ होती है रिएक्शंस की, उसमें ये अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता रहता है, जिसमें हमें ATP प्रोड्यूस करके देता है, NADH, FADH और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज़ें इस क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले एसिटाइल कोएंजाइम A है इस साइकिल के अंदर, जो कि इंटर होगा ऑक्जेलो एसीटेट से, ये मतलब कंबाइन हो जाएगा। अब ऑक्जेलो एसीटेट इस साइकिल के अंदर पहले से एक कंपाउंड मौजूद होता है, जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो सिट्रेट बनेगा, उसके बाद आइसोसिट्रेट। तो ये अलग अलग तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर बनते रहते हैं। वाटर की रिमूवल हुई, वाटर जो है फिर से दोबारा से ऐड हुआ, तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म हो गई, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन गया। अब यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, NaDOH रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, NADH रिलीज़ हो जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। अब इस साइकिल को आपने डिटेल में जो है वो एनालाइज करना है। जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इस साइकिल में याद रखनी है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम किस कंपाउंड के अंदर फिक्स होने जा रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर NADH कितने बन रहे हैं, FADH कितने बन रहे हैं, और साथ में ये NADH और FADH किस कंपाउंड से रिलीज़ हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आइसोसिट्रेट है तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हुआ, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से रिलीज़ हुआ, और सक्सिनाइल कोएंजाइम A से यहाँ पर ATP जो है वो ये बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे GDP निकलता है और वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A से ATP बना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसे ऐसे आपने याद रखने हैं। और FADH जो है ये सक्सिनेट से बनता है, तो सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट, मेलेट और फिर से ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। तो वही सेम अब दोबारा से ये बन गया है, तो दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम A इसमें फिक्स होगा। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम A एक बार साइकिल चलाएगा, अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है तो ये साइकिल 2 बार चलेगी। हमारे पास 2 पायरुवेट थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A हैं, तो 2 बार ये क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके। एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसीटेट से कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास सिट्रेट बन जाएगा। सिट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीरीज़ ऑफ स्टेप में, उसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा से लास्ट में रीजनरेट हो जाएगा। अब ईच टर्न ऑफ दिस साइकिल प्रोड्यूस 1 ATP,
हर एक साइकिल में एक एटीपी बनता है। अगर एक बार क्रेब्स साइकिल चली तो एक एटीपी बना और दोबारा चलेगी तो दो एटीपी बनेंगे। मतलब दो पायरुवेट से दो एटीपी जनरेट हुए, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से एक दो हमारे पास एटीपी मिले हैं। ठीक है, मतलब जितने पायरुवेट थे उतने हमें एटीपी मिलेंगे। तो यहाँ पे एक साइकिल में एक एटीपी, 3 NADH और एक FADH बनेगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल के अंदर ओवरऑल क्रेब्स साइकिल कंप्लीट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओवरऑल यहाँ पर ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटीपी बनेगी, जो कि है एक एटीपी। लार्ज अमाउंट का मतलब ये है कि आगे चल के जो NADH हैं और FADH हैं इनसे भी एटीपी बनेगा। तो ये रिड्यूसिंग जो पावर हैं ये एटीपी बनाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा अकाउंट आपने याद रखना है कि अब अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम कंसिडर करें तो उसमें हमारे पास दो एटीपी बनेंगे। ठीक है, 2 एटीपी। NADH कितने बनेंगे, एक साइकिल में 3 बन रहे हैं, 2 बार साइकिल चलेगा तो 6 NADH बनेंगे और FADH 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये इस क्रेब्स साइकिल के आउटपुट हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के भी यहाँ पर एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ओवरऑल 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH बने थे अब वो यूटिलाइज होंगे यहाँ पर, और क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल आर ऑक्सीडाइज, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे और सिंथेसाइज करेंगे ATP। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव का मतलब ये है कि इनके अंदर जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन है उससे ये ATP प्रोड्यूस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे ये वाले NADH और FADH ऑक्सीडाइज होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये चेन मौजूद होती है। वहाँ पर सेम टाइप की चेन जो आपने लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ा फोटोसिंथेसिस में, वैसी ही चेन यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, जैसे कोएंजाइम Q, और साथ में साइटोक्रोम होते हैं डिफरेंट टाइप के B, C, CA, इस तरह के साइटोक्रोम मौजूद होते हैं। एटीपेज सिंथेसिस भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस तरह से ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कुछ प्रोटीन है जो उस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, और ये इसकी जो लोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन सा प्रोसेस किस जगह पर हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NADH एंड FADH2 ये क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब वहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपने देखा था फोटोसिंथेसिस में कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे थे वो कहाँ से हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन सनलाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसीलिए हम उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे थे। अब यहाँ पर NADH और FADH ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस पूरी चेन के अंदर चलेंगे, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर FADH और NADH ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ये रिलीज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, रिलीजिंग एनर्जी, तो और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे, और उस एनर्जी से यहाँ पर जो H+ आयन्स हैं, जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होंगे। उसी की वजह से वही सेम प्रोसेस जो केमियोस्मोसिस होता है उसी तरह से यहाँ पर भी ATP बनेंगे। तो कोएंजाइम Q ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है NADH और FADH से। उसके बाद साइटोक्रोम की एक चेन होती है कंप्लीट, डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम C होता है, साइटोक्रोम C1 होता है, साइटोक्रोम A होता है और A3 होता है। ये इतने टाइप के साइटोक्रोम होते हैं। इन सभी से इलेक्ट्रॉन्स पास करते जाते हैं, ए सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम्स, इन सभी से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, और ये साइटोक्रोम एक तरह के पंप के तौर पे काम करते हैं, प्रोटॉन्स को पंप करते रहते हैं। ATP सिंथेसिस कैसे होती है, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ यूज टू पंप प्रोटॉन्स, तो ये पंप करते हैं प्रोटॉन्स को। ये साइटोक्रोम जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, तो ये क्या करते हैं कि प्रोटॉन को पंप करते हैं, एक तरह का प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर, ल्यूमेन के अंदर। और वहाँ पर जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, तो केमियोस्मोसिस होती है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस। तो यहाँ पर ATP सिंथेस क्या करता है, प्रोटॉन को बैक फ्लो करता है और इस तरह से ATP के जनरेट करता है उस एनर्जी से। और ये क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से 36 नेट गेन ऑफ ATP होते हैं। अगर टोटल ATP कितने बनते हैं वो पूछा जाए तो 38, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP दोबारा से यूज़ हो जाते हैं, तो टोटल बनते तो इतने हैं लेकिन 2 दोबारा से यूज़ हो जाते हैं, तो टोटल नेट गेन हमारे पास 36 ATPs है। इसको आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब NADP डिहाइड्रोजिनेज, ये यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स मौजूद हैं।
सबसे पहले NAD जो है ये यहाँ पर रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रैवल करेंगे साइटोक्रोम्स में से, और डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम है। अब इनके नाम आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये देखें कि जो प्रोटॉन है वो इस तरह से पंप हो रहे हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ल्यूमन में प्रोटॉन जो है ये इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा, और उसके बाद ये ATP सिंथेसिस इसी को डिफ्यूज़ करके यहाँ से ATP की सिंथेसिस करेगा। अब NADH जो है ये एक NADH जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है उससे 3 ATP बन पाते हैं, और एक FADH जब रिड्यूस होता है, जब ऑक्सीडाइज होता है तो उससे 2 ATP बनते हैं। तो इतने यहाँ पर ATP बनते रहते हैं, और जितने NADH हैं तो उस तरह के उतने ATP बनते हैं, तो टोटल 36 ATP बन जाते हैं। सेल्यूलर रेस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फेट। अब फेट और प्रोटीन की भी रेस्पायरेशन हो सकती है। जब ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो वहाँ पर प्रोटीन और फेट की सेल्यूलर रेस्पायरेशन की जाती है। प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन टूट जाती है पहले अमाइनो एसिड में, उसके बाद अमाइनो एसिड जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं पायरूवेट में। तो जब पायरूवेट में कन्वर्ट हो गए तो इजीली ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलाइसिस में क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाते हैं, और क्रेब्स साइकिल से उसके बाद ATP जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर फेट है तो फेट पहले टूट जाएगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, तो उसके बाद ग्लिसरॉल फैटी एसिड क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब कि फैटी एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और उसके बाद ये क्रेब साइकिल में इंटर हो जाएंगे। अगर ग्लाइसरॉल है तो ग्लाइसरॉल ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस की सेम चेन परफॉर्म करेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस में इंटर हो जाएगा। उसके बाद पायरूवेट बन जाएंगे, और पायरूवेट दोबारा क्रेब साइकिल में इंटर हो जाएंगे, तो इस तरह से दोबारा से वही चेन सेम चलेगा। तो यहाँ पर फेट और प्रोटीन की इस तरह से रेस्पायरेशन हो सकती है। लास्ट टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन। व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन? इट इज़ इन एफिशिएंट प्रोसेस ऑक्सीडाइज शुगर विदाउट प्रोड्यूसिंग ATP एंड NADH। तो ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर हो जाता है। ये प्लांट्स के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है ATP प्रोड्यूस नहीं होती, NADPH प्रोड्यूस नहीं होते, जस्ट शुगर जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ये रुबिस्को की ड्यूल फंक्शन की वजह से होता है। उसके रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके 2 काम हैं, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है। अब रुबिस्को जब हमने एंजाइम पढ़ा था तो वो केल्विन साइकिल के अंदर जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था, लेकिन इसका काम ये भी है कि ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा। अगर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया तो सही है, केल्विन साइकिल चलेगा और ATP और NADH प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने ऑक्सीजन को फिक्स किया तो यहाँ पर यहाँ पर ATP भी नहीं बनेंगे, और यहाँ पर आपके पास एक फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस चलेगा। जब फोटो रेस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन को ये रुबिस्को बाइंड करने लगता है और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने लगता है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बाइंड होता है RuBP से। RuBP जो वही कंपाउंड जहाँ पर कार्बन बाइंड होना था, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होनी थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन बाइंड होगी तो यहाँ पर एक कंपाउंड की प्रोडक्शन होती है जिसे हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलेट में से हमारे पास ATP तो नहीं बनने, क्योंकि जब कार्बन फिक्सेशन होती है तो केल्विन साइकिल चलती है, और केल्विन साइकिल में से हमें मिलता है G3P, और उस G3P में से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोलेट बन चुका है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। ग्लाइकोलेट ये उसके बाद कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, ये पर ऑक्सीजोम में जाता है, और वहाँ पर ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पर ये सीरीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बस जस्ट एक सिंपल सा अमाइनो एसिड इसमें बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रिलीज़ होती है। तो जस्ट ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई, और कोई एनर्जी नहीं बनी। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होने लगती है, और प्लांट की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन रहे। अर्ली लो, अगर देखें ये इसकी इवोल्यूशन के बारे में बात की गई है कि ये फोटो रेस्पायरेशन क्यों इवॉल्व हुआ है। एक्चुअली जब अर्ली अर्थ की जो अर्ली स्टेज थी उसमें जब प्लांट्स डेवलप हुए थे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, अर्थ की एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देता था,
लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ना शुरू हो गई है एनवायरनमेंट में। तो जब ऑक्सीजन बढ़ रही है तो अब रुबिस्को यहाँ पर ऑक्सीजन को वहाँ पर बाइंड करना शुरू कर दिया है जो रुबिस्को ने। तो अब यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होने लगता है प्लांट्स में, क्योंकि इन्वायरमेंट में अब ऑक्सीजन इतनी हो गई है कि वो अब compete कर पाए कार्बन डाइऑक्साइड से रुबिस्को की एक्टिव साइट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो सबस्ट्रेट है इस रुबिस्को एंजाइम के लिए। अब ये फोटो रेस्पायरेशन क्योंकि ये इनएफिशिएंट प्रोसेस है और एक यूजलेस प्रोसेस है, तो कुछ प्लांट्स के पास अल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से वो फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड कर देते हैं। तो इसमें C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स, ये दो टाइप के प्लांट्स आते हैं। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में C4 प्लांट्स क्या करते हैं, C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब C3 हमने पढ़ा है, C4 क्या है? C3 हम कहते हैं केल्विन साइकिल को। जब C4 है तो यहाँ पर एक और साइकिल चलने लगेगी। C4 प्लांट्स यूज स्पेशलाइज्ड पाथवे फॉर एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन। तो यहाँ पर ये एक और पाथवे यूज़ करते हैं जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं ड्राई एंड हॉट एनवायरनमेंट्स में। अब ये क्या करते हैं, अलग सेपरेट दो साइकिल्स चलाते हैं जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को पहले फिक्स करते हैं एक कंपाउंड के अंदर। तो ये एक एंजाइम होता है इनके पास जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये एक अलग तरह के सेल होते हैं जिनमें ये PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद होता है और वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर देते हैं PEP में। मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को पहले फिक्स करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, मीज़ोफिल सेल्स फ्रॉम केल्विन साइकिल इन बंडल शीथ सेल। तो केल्विन साइकिल और मीज़ोफिल सेल के अंदर जो दूसरी साइकिल है इसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दिस मिनिमाइज द फोटो रेस्पायरेशन, एनहेंसेस द कार्बन फिक्सेशन। तो उसके बाद ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसको केल्विन साइकिल के अंदर भेज देते हैं। तो वहाँ पर फिक्सेशन पहले हो चुकी है और उसके बाद आगे चल के साइकिल चलने लगेगी। उसके बाद है क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम प्लांट्स, तो केम प्लांट्स क्या करते हैं, ये रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं। रात के टाइम पे ये स्टोमेटा ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, उसको डे टाइम पे फिर से यूज़ करते हैं। तो बस इनका टाइम जो है ये चेंज कर देते हैं और ये रात को फिक्स कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि दिन को ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोड्यूस होती रहती है, तो दिन को वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो बस ये है सिंपल सा प्रोसेस। वैसे ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन मेन बनते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आगे बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।